मैं प्रेम प्रभात, असिस्टेंट प्रोफेसर, शेरशाह कॉलेज। पिछले भाग में मैंने सहायक संधि के प्रावधानों की विवेचना की थी। इस भाग में हम उसके भारतीय राज्यों पर क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में बात करेंगे। सहायक संधि को रूप और आकार देने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेस्ली था, और लॉर्ड वेलेस्ली पक्का साम्राज्यवादी था। 1798 में जब वह गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया तो उसी समय से साम्राज्य विस्तार में वो लग गया, और अपने छोटे शासनकाल में, मात्र 7 साल के शासनकाल में, उसने भारत के एक बड़े भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके लिए उन्होंने 3 उपायों का सहारा लिया। एक तो जो सबसे उनके लिए बढ़िया उपाय था वो सहायक संधि, दूसरा अगर उससे बात ना बने तो खुला युद्ध, और तीसरा जिनको अपने अधीन कर लिया गया था उनको पेंशन दे करके उनको गद्दी से हटा देना और उसके राज्य को हड़प लेना। इन तीनों नीतियों का सहारा लेकर करके वेलेस्ली ने बहुत आक्रामक रूप से भारत में साम्राज्य विस्तार किया। इस समय जिस समय वेलेस्ली भारत आया है उस समय भारत में कोई भी प्रमुख शक्ति नहीं है जो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके, उसकी कूटनीति को समझ सके, जिसमें दूरदर्शिता हो, जो संयुक्त रूप से गठबंधन बना सके। इस समय मैसूर और मराठे जो 2 प्रमुख भारतीय शक्ति थे उनकी शक्ति छिन्न हो चुकी थी, और भारत में अंग्रेजी प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थिति थी। यूँ तो अंग्रेज़ों को यूरोप में फ्रांसीसियों से लड़ना पड़ रहा था, फिर भी भारत में इस समय तक फ्रांसीसियों को वो निपटा चुके थे, और डच और पुर्तगाली इतने शक्तिशाली नहीं थे या उनका ध्यान भी भारत पे नहीं था, वो अंग्रेज़ों के लिए समस्या नहीं थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधि का निशाना हैदराबाद के निज़ाम को बनाया। हैदराबाद का राज्य एक तरफ मैसूर से लगता था, दूसरे तरफ मराठों से लगता था, उस एक तरफ अंग्रेज़ भी थे, तो उनको एक दबाव का सामना करना पड़ता था। और सबसे पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला यही राज्य था, और 1798 में ही वेलेस्ली ने आते के साथ इस राज्य के साथ सहायक संधि की। उनको समझाने में वेलेस्ली कामयाब रहा कि आपकी इससे सुरक्षा होगी, लेकिन सुरक्षा के नाम पे निज़ाम के पास जो फौज गई उस फौज का खर्च इतना ज़्यादा था कि निज़ाम को अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा। मतलब सहायक संधि ने वैसे भारतीय राज्य जो सहायक संधि किए उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से निचोड़ लिया। सहायक संधि के चंगुल में फंसने वाला दूसरा राज्य अवध था। अवध पे लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत दबाव डाला, उस पर ज़बरदस्ती साइन करवाया गया। 1801 में जब अवध ने इस पे हस्ताक्षर किया तो उसको अपनी सेना भी भंग कर देनी पड़ी। अंग्रेज़ों ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सेना रहेगी, इसलिए आपको अपनी सेना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हुआ ये कि अवध में एक बड़ी संख्या में जो सेना थे, सैन्य अधिकारी थे, वो बेरोजगार हो गए, वो आर्थिक तंगी से गुजरने लगे, और अवध का राज्य भी इस स्थिति में नहीं था कि अंग्रेज़ों द्वारा थोपे गए सहायक संधि को वो सह सके, और इस संधि के एवज में सैन्य खर्च के लिए जो उसे पैसा देना था वो दे सके। मजबूर होकर के अवध ने अपने क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, गंगा यमुना दोआब के पश्चिमी इलाका जो बहुत उपजाऊ है, इसी तरह से रोहेलखंड का इलाका, अवध को अंग्रेज़ों को दे देना पड़ा। और बाद में चल करके इसी अवध के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत
बहुत दुर्दशा की स्थिति कर करके वहाँ के शासक को हटा दिया कि जो शासक हैं वो शासन करने के योग्य नहीं है, उनसे शासन संभल नहीं पा रहा है, इसलिए उनको अब शासन करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है और उनको गद्दी से हटा कर करके स्वयं पूरे अवध राज्य को हड़प लिया। अंग्रेजों की सहायक संधि के चंगुल में फंसने वाला जो तीसरा राज्य था वो मराठे थे, लेकिन मराठों से पहले मैसूर की बात कर लेनी जरूरी है। मैसूर एक अकेला राज्य था जो अंग्रेजों की चाल को, उसकी कूटनीति को, उसके षड्यंत्र को समझता था और मैसूर के शासक काफ़ी दूरदर्शी थे। वो कभी भी अंग्रेजों के चंगुल में नहीं फंसे, उन्होंने सहायक संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया, कभी अंग्रेजों के साथ अलायंस नहीं बनाया, जबकि मराठे बनाए, निजाम ने अलायंस बनाया, लेकिन मैसूर कभी भी अंग्रेजों के साथ नहीं रहा। हमेशा मैसूर के शासक अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। इसके साथ उन्होंने फ्रांस के साथ गठजोड़ किया, यद्यपि समय पर उन्हें सहायता नहीं मिल पाई। ईरान में, अफ़गानिस्तान में अपने दूत भेजे। तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य में मैसूर ही एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेज़ों की कूटनीति को समझता है और भारत के लिए उसे असली खतरा मानता है, और अगर कोई भारत की किस्मत बचा सकता था तो वो मैसूर था। लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत साजिश करके, बहुत बड़ी कूटनीति से मैसूर को पहले अलग थलग किया। मैसूर को अलग करने के लिए निजाम को मिलाया, मराठों को मिलाया और मैसूर के साथ बहुत क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया और उसके साथ 4 युद्ध लड़े अंग्रेज़ों ने। किसी के भी साथ उसको 4 युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। मराठों के साथ, इतना बड़े मराठे जो थे, इतने बड़े क्षेत्र में शासन करते थे, उनके साथ 3 ही युद्ध उनको लड़ना पड़ा, लेकिन मैसूर के साथ उनको 4 युद्ध लड़ना पड़ा, तब जाकर के वो मैसूर को दबा पाए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध तक मैसूर अच्छी स्थिति में थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया था, लेकिन तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज पहले ही निजाम और मराठों को अलग कर चुके हैं कि आपको मैसूर का साथ नहीं देना है, या न्यूट्रल रहना है या तो मेरा साथ देना है। तो टीपू सुल्तान को अपने आधा राज्य दे करके अंग्रेजों से समझौता करना पड़ता है तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध में। चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध में 1799 में एक भीषण लड़ाई होती है श्रीरंगपट्टनम में, और किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होते हैं। टीपू सुल्तान के पास जो सोच और समझ थी, शायद उस समय के किसी भी भारतीय शासक के पास नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजों की सेना, यूरोपीय सेना के जैसा अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक रखे थे। फ्रांसीसियों को उन्होंने नियुक्त किया था। वो विज्ञान के महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने रॉकेट का यूज किया था। और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन हो तो उन्होंने अपने दूत फ्रांस में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, तुर्की में भी भेजे थे। यद्यपि उनको सहायता नहीं मिल सका और मैसूर पर विजय प्राप्त करके लॉर्ड वेलेस्ली ने उसके पूरे राज्य को हड़प लिया और मैसूर राज्य को 3-4 भागों में बांट दिया गया। कुछ भाग निजाम को दिया गया, चूँकि निजाम उस समय चुपचाप था। कुछ भाग अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा और कुछ भाग मैसूर के जो पुराने वाडियार राजा थे उनको एक कठपुतली सरकार नाम के रहने के लिए दे दिया गया। और इसी मैसूर के एक भाग को मिला करके और कर्नाटक को मिला करके उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। भारत की जो तीसरी प्रमुख शक्ति थे वो मराठे थे, लेकिन मराठों में दूरदर्शिता का पूरी तरह अभाव था। मराठे शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनमें कूटनीति नहीं थी, उनमें रण कौशल की भी कमी हो गई थी।
1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों से हारने के बाद लगभग ये निश्चित हो गया था कि मुगलों का स्थान मराठे नहीं लेंगे। कोई और ले तो ले, लेकिन मराठे नहीं लेंगे। जो मराठा संघ था वो 5 सरदारों 5 राज्यों का संघ था। पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले और इंदौर के होलकर थे। ये पांचों जो राज्य था ये आपस में ही लड़ते कटते मरते रहते थे। इनको विदेशी खतरे का कोई एहसास ही नहीं था। इनमें दूरदर्शिता का पूरी तरह अभाव था। महादजी सिंधिया और पेशवा होलकर से बहुत चिढ़ते थे। होलकर के साथ उनकी नहीं बनती थी, तो हमेशा होलकर में और सिंधिया में और पेशवा में लड़ाई होती रहती थी। एक तरफ होलकर और दूसरी तरफ सिंधिया और पेशवा में जब लड़ाई हुई तो इस लड़ाई में सिंधिया और पेशवा की हार होती है और पेशवा बाजीराव द्वितीय बहुत कायर किस्म का आदमी है। इस लड़ाई में हार के बाद वो सीधे बम्बई जाकर के कंपनी के यहाँ, अंग्रेज़ों के यहाँ जाकर के सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर देते हैं। इस तरह से मराठों का एक संघ, एक राज्य अंग्रेज़ों के चंगुल में जा चुका है और सबसे पहले जो पुणे के पेशवा हैं उनका पतन होता है। अब यहाँ से उनका पतन शुरू हो चुका है। दूसरी जो प्रमुख शक्ति है वो ग्वालियर की सिंधिया है। ग्वालियर की सिंधिया और नागपुर के भोसले, ये दोनों एक साथ संयुक्त रूप से हैं। जब अंग्रेजों ने सिंधिया पे आक्रमण किया तो सिंधिया और भोसले पे आक्रमण किया तो गायकवाड़ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और होलकर दूर खड़े थे। इनको ये समझ में नहीं आया कि पहले विदेशी खतरे से निपटना है, उसके बाद हम आपस में निपट लेंगे। इसी तरह से जब होलकर पे अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो सिंधिया दूर खड़ा रहा और एक एक करके अंग्रेजों ने इन सबको परास्त किया। दक्षिण में लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं और उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया पे और भोसले पे आक्रमण करके उनको हराया और मजबूरन सिंधिया को अपने राज्य का एक बड़ा भाग दे देना पड़ा। इस तरह से अंग्रेज और मजबूत हो गए। लेकिन जब यही अंग्रेज होलकर पे आक्रमण किया तो होलकर ने बहुत कड़ी टक्कर दी। यशवंतराव होलकर जो थे उनको हराना इतना आसान नहीं था। उनको अंग्रेज हरा नहीं पाए और उनके जो सहयोगी थे भरतपुर के राजा, उन्होंने अंग्रेज़ों को खूब परेशान किया। उनको अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। इस तरह से होलकर के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई अनिर्णित रही। उसका कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं हो पाया। इस समय कंपनी के जो डायरेक्टर थे, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि इस तरह से एक एक करके युद्ध लड़ते जाना ठीक नहीं है। इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनका लाभांश कम हो रहा है और उनके दिमाग में ये थी कि जिस तीव्र गति से वेलेस्ली राज्य का प्रसार कर रहा है उससे ज़्यादा असंतोष उत्पन्न होगा। इसलिए उन्होंने वेलेस्ली को वापस बुला लेने का फैसला किया। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अंग्रेज़ों का कोई भी फैसला हमेशा आर्थिक दृष्टि को केंद्र में रख करके किया जाता था। उनका ये मानना था कि अभी जितने क्षेत्रों को जीत लिया गया है उनको संगठित और सुरक्षित किया जाए, अब आगे और प्रसार नहीं किया जाए। अगर यही स्थिति रही, युद्ध में इतना ही खर्च होते रहा तो कंपनी कर्ज में चली जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज कोई भी चीज़ जो करते थे, जो नीति अपनाते थे, उसमें आर्थिक दृष्टि महत्वपूर्ण होती थी। इसी तरह से वेलेस्ली ने 2 और राज्य, सूरत और तंजौर को, जिन पे पहले अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो चुका था, वहाँ के राजाओं को पेंशन दे करके उनको गद्दी से हटा दिया गया और उनके पूरे राज्य को हड़प लिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत तीव्रता से, बहुत कूटनीति से पूरे भारत में जब तक वो रहा तब तक अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया
और हमारे राजाओं में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी मैसूर को छोड़ करके जो अंग्रेज़ों की कूटनीति को समझते और उसका मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त गठबंधन तैयार करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों की जो विजय है वो कूटनीति की, वो साजिश की, षड्यंत्र की विजय है। वो हमेशा आमने सामने की युद्ध से बचते थे, अंतिम स्थिति में वो आमने सामने की युद्ध करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वेलेज़ली ने युद्ध के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से और अधीनस्थ राजाओं को हटा करके उनको पेंशन दे करके उनके राज्यों को हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। धन्यवाद।